हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हैं सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है संजीव और स्वागत है आप सभी का एग्जाम बैंक जेएनडी में। तो इस वीडियो में लोग सीएचएस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। तो ये जो आप देख सकते हो कि हमारा जो क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। और आप ये भी देख सकते हो कि ये जो हमारा लाइटनिंग वाला ये जो चैप्टर है ये एनसीईआरटी के 15 चैप्टर में दिया हुआ है, सम नेचुरल फेनोमेनन में। तो आप वहां से भी इसको अच्छे से पढ़ सकते हो इसके डिटेल में। तो यहाँ पे क्या दे रहा है कि लाइटनिंग कंडक्टर आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ, यानी जो लाइटनिंग कंडक्टर होता है वो किससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमको लगाया जाता है। तो नॉर्मल सी बात है, रेन से तो नहीं, रेन से हमें प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं होती है। और नॉर्मल सी बात है, स्टॉर्म हम हर समय आता नहीं है और फ्लूइड तो होगा ही नहीं। और यहाँ पे ऐसे ही लाइटनिंग शब्द दिया है तो हमारा ये लाइटनिंग वाला ऑप्शन ऐसे ही सही हो जाएगा, क्योंकि लाइटनिंग कंडक्टर जो है हमें लाइटनिंग से हमें बचाता है। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो ये तड़ित चालक होता है, ये हमें वज्रपात से बचाता है, यानी जो बिजली गिरता है उससे ये हमें बचाता है। अब देखते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन को। तो सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है वो साउंड चैप्टर से है, क्लास अर्थ के साउंड चैप्टर से। और जो साउंड चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 13 है, तो इसको भी आप आराम से देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, यानी जो ध्वनि की प्रबलता होती है वो किस पे निर्भर करती है। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि इसके एम्पलीट्यूड पे, यानी जो इसका आयाम होता है उस पे इसका जो लाउडनेस होता है वो डिपेंड करता है। तो ये जो साउंड चैप्टर, इससे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान दे देना। और इन सभी चीज़ों में आप डिफरेंस समझ जाना कि इन तीनों चीज़ों में क्या डिफरेंस होता है। अब डिस्कस करते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन को। तो थर्ड क्वेश्चन में आप एकदम आराम से देख सकते हो यहाँ पे क्या पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी नॉट पूछ रहा है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, यानी कौन सा भाग नहीं है इसमें। तो यही चीज अब आपको ढूंढना है। तो आप चाहो तो एक एक ऑप्शन को चेक कर सकते हो, यानी ये ओवरी, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये फ्लोबियन ट्यूब, ये भी फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और ये भी है, लेकिन ये जो स्पर्म डक्ट है, यानी ये जो वीर्य नलिका है, ये सिर्फ मेल में पाया जाता है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछता है। और ये जो हमारा क्वेश्चन है वो चैप्टर 9 से है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल वाले चैप्टर से। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सेल वॉल इज एब्सेंट इन। अब एक बात को आप ध्यान दो, इसमें ये क्या पूछ रहा है कि सेल वॉल अनुपस्थित होता है। ये नहीं पूछ रहा है कि किसमें प्रेजेंट होता है, ये पूछ रहा है कि किसमें जो होता है मतलब होता ही नहीं है, किसमें नहीं पाया जाता है। तो इस बात को अब आपको ध्यान देना है। जो सेल वॉल होता है वो वनस्पति कोशिका यानी प्लांट सेल में पाया जाता है, न्यूक्लियस में भी पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल यानी प्राणी कोशिका में नहीं पाया जाता है। इसलिए ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सेल वॉल जो होता है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। और ये जो सेल वॉल होता है ये सेल चैप्टर से ही लिया गया है, और सेल चैप्टर हमारे एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 8 में दिया हुआ है। तो आप चैप्टर नंबर 8 को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि सेल से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या पूछ रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज ड्यू टू। तो आप इसमें एक थोड़ा सा मतलब ध्यान दो कि ये जो क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछा गया है। तो ये जो क्लास 7th होता है, तो क्लास 7th में ही आपको रस्टिंग के बारे में पढ़ाया गया है, यानी जो लोहे पे जंग लगता है उसके बारे में। तो ये क्लास 7 से क्वेश्चन उठाया है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज ड्यू टू, मतलब लोहे में जो जंग लगता है वो किस कारण से होता है। तो हीट की वजह से तो होगा नहीं, और रिडक्शन की वजह से तो होगा नहीं, और ना ही ये धात्विक जो करण है इसके कारण होगा, यानी मेटलाइजेशन के कारण होगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन बचा है ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। तो जहां भी ऑक्सीडेशन आ गया यानी वहां पे समझ जाओ कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और जहां भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है वहां पे वो आयरन के साथ अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो वहां पे वो रस्ट बनाएगा ही, और जहां पे ही रस्ट बनेगा वहां पे रस्टिंग की प्रोसेस होगी ही। क्लास अर्थ में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में दिया है। तो क्लास अर्थ में चैप्टर 4 में मेटल और नॉन मेटल वाला जो चैप्टर है उसी में इसके बारे में थोड़ा बहुत दिया है, तो आप चाहो तो वहां से भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फर्मेंटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। अगर जिनको इंग्लिश नहीं आता है वो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। किण्वन यानी खमीर की खोज किसके द्वारा की गई। तो यहाँ पे हमारे पास अब ऑप्शन है।
तो आपको आप यहाँ पे 3 नाम दिया हुआ है, ये तीनों और ये जो क्वेश्चन है यानी ये तीनों जो नाम है ये चैप्टर नंबर 2 से उठाया गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर से। और ये काफी कॉमन क्वेश्चन भी है, मतलब ये कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछता है। तो अब एक एक करके हम थोड़ा तीनों लोगों के बारे में थोड़ा समझते हैं कि ये तीनों लोग कौन थे और किस किस चीज का डिस्कवरी किए थे, क्योंकि इन तीनों लोगों में बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में पड़े रहते हैं। तो इन तीनों लोगों का कंफ्यूजन मैं आज आपका दूर कर दूंगा। तो सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो ये जो थे ये पेंसिलिन का खोज किए थे, पेंसिलिन का डिस्कवरी इन्होंने किया था। तो ये फ्लेमिंग और पेंसिलिन, फ्लेमिंग पेंसिलिन यानी ये मिलता जुलता नाम है, तो इससे आप इनको याद रखते हो। अब एडवर्ड जेनर की हम बात करते हैं। तो एडवर्ड जेनर जो थे इन्होंने स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन होता है उसको बनाया था। तो एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन सबसे पहले बनाया था और इन्होंने वैक्सीन बनाया था 1798 में। अब बात करते हैं हम लुई पास्चर की। तो यही लुई पास्चर है जिन्होंने फर्मेंटेशन का डिस्कवरी किया था। अब थोड़ा सा हम बता देते हैं कि जो लुई पास्चर है इन्होंने 1857 में, जब हमारे देश में सबसे पहले आंदोलन चल रहा था 1857 में, उसी समय इन्होंने फर्मेंटेशन की डिस्कवरी की। अब ये फर्मेंटेशन थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, ये फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है इसमें मतलब अल्कोहल तैयार किया जाता है शुगर के हेल्प से। तो यही फर्मेंटेशन है। तो इसको आप याद रख सकते हो कि जब हमारे देश में आज़ादी के लिए लड़ाई हो रही थी उस समय इनको शराब बनाने की पड़ी थी इस लुई पास्चर जी को। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, यानी ये बोल रहा है कि किसे पतली चादर के रूप में पीटा जा सकता है। तो आपको पता है कि सिर्फ मेटल को ही पीटा जा सकता है और मेटल की इसी प्रोसेस को हम मेलेबिलिटी भी बोलते हैं। अब आपको पता करना है कि इन चारों में से कौन मेटल है और बाकी 3 नॉन मेटल होगा, यानी जो मेटल नहीं होगा और धातु होगा। तो एक एक करके हम पता करते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन, तो आपको पता है कि ऑक्सीजन को मतलब ऑक्सीजन मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, तो ऑक्सीजन हमारा गलत हो गया। सेकंड फास्फोरस, तो इसका भी मतलब ये भी नॉन मेटल है। अब हम बात करते हैं ये सल्फर का। तो आज तक आपने सल्फर भी नहीं देखा होगा ऐसे मतलब सॉलिड रूप में, तो ये भी हमारा नॉन मेटल है। लेकिन जस्ता जो जिंक होता है ये सॉलिड मेटल में पाया जाता है। तो जो चीजें सॉलिड होगी वो नॉर्मल सी बात होता है कि वो ज्यादातर मेटल ही होता है। मतलब यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ इन 4 ऑप्शनों में से बता रहा हूँ, तो इसलिए हमारा ये जिंक ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये हमारा मेटल वाले चैप्टर से लिया गया है, चैप्टर 4 से। तो अब हम डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने वाला चीज है। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स इन अ डेफिनिट प्रोपोर्शन, यानी एक निश्चित अनुपात में 2 से अधिक तत्वों को संयोजन से बना एक शुद्ध पदार्थ इनमें से कौन सा है। तो आप इसमें ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 9th से मतलब लिया गया है। तो आप थोड़ा सा इसमें समझ सकते हो कि कोई क्वेश्चन जो होता है वो कभी कभी क्लास 9th से भी पूछ देता है एग्जाम में, तो इसलिए इस बात को आपको ध्यान देना है। जो कोयला है यहाँ पे इसकी बात हो ही नहीं रही है, ये होगा ही नहीं। और एयर जो है ये मिक्सचर है, तो इससे भी हमारा होगा नहीं क्योंकि इसमें कोई भी प्रोपोर्शन नहीं होता है। और मिल्क, तो मिल्क और एलिमेंट से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ यहाँ पे एक वाटर ही बचा है, क्योंकि जहां भी एलिमेंट की बात आती है वहां पे रिएक्शन की बात आ जाती है। और आपको यहाँ पे पता है कि एक वाटर ही H2O, यानी ये 1:8 में, यानी 1:8 ये वाटर का एक मतलब डिफिनिट प्रोपोर्शन होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा वाटर का ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा पानी यहाँ पे सही है। और ये क्लास 9 से लिया गया क्वेश्चन है। तो अब बात करता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कोल, यानी कोल से प्राप्त इसमें से कौन सा प्रोडक्ट है जो ग्रुप में है। तो इसी के बारे में हमें इन 4 ऑप्शनों में से बताना है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 5 से है, कोल एंड पेट्रोलियम वाले चैप्टर से। तो इसको अगर आपने डिटेल में पढ़ा होगा तभी आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो ये जो कोक और कोल तार और कोल गैस, ये तीनों जो होता है यही तीनों कोयले से प्राप्त किया जाता है, क्योंकि जब कोल का प्रोसेसिंग किया जाता है तो उस समय ये तीनों चीजें कोयले से हमें प्राप्त होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया हेल्प टू मेक, यानी जो लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया होता है वो किस चीज को इसमें बनाने में हेल्प करता है। तो एक चीज को आप याद रखो, जहां भी लैक्टो शब्द आ गया
ये लैक्टो शब्द का मतलब ही होता है एक प्रकार से मिल्क। जहां भी लैक्टो शब्द आ गया वहां पे मिल्क मतलब आप समझ जाओ वहां पे मिल्क से रिलेटेड चीजों की बात की जा रही है। जैसे लैक्टोमीटर यानी जो दूध से जिसकी प्योरिटी नापी जाती है, दूध की शुद्धता नापी जाती है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है ये भी मतलब मिल्क को कर्ड बनाने में हेल्प करता है, मिल्क को कर्ड बनाने में हेल्प करता है। इसलिए अपना हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछता है। और यहाँ तक कि क्लास 7th अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो क्लास 7th में भी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। और क्लास 8th में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाली चैप्टर में दिया है, चैप्टर नंबर 2 में। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है जो वर्ल्ड वाटर डे होता है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये हमें इन 4 ऑप्शनों में से बताना है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है तो इस बात का आप ध्यान रखना, ये बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछता है। तो एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो होता है हमारा 22 मार्च को मनाया जाता है पर ईयर। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द प्लेसमेंट ऑफ कन्वर्जन ऑफ बायोसिटी इन द नेचुरल हैबिटेट। तो इसमें से हमें इन 4 ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सा 2 पेयर में सही होगा, यानी इन चारों में से कौन जो 2 है वो 2 मतलब फिट बैठेगा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 7 से लिया गया है, कन्वर्जन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स वाले चैप्टर से। तो इसमें जो होगा हमारा ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसिडर्ड एज अ क्लीन फ्यूल। इसमें किसे क्लीन फ्यूल का मतलब किसे क्लीन फ्यूल के रूप में देखा जा सकता है, किसे स्वच्छ ईंधन माना जाता है, यही हमें बताना है इन चारों में से। तो एक एक को हम समझते हैं, काऊ डंग। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि इससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। पेट्रोल आपको पता है पेट्रोल से भी पॉल्यूशन होता है। अब ये केरोसिन है तो केरोसिन जो होगा ये भी नहीं होगा, मिट्टी का तेल। अब हमारे पास एक हाइड्रोजन है, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन का जो यूज होता है वो रॉकेट में यूज किया जाता है। और जो हाइड्रोजन होता है जब हम इसका यूज करते हैं तो इससे सिर्फ H2O प्रोड्यूस होता है, यानी सिर्फ वाटर प्रोड्यूस होता है। और हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल के रूप में भी देखा जाता है, ताकि मतलब फ्यूचर में अगर फ्यूल के रूप में हम हो ना हो हाइड्रोजन का यूज कर सकते हैं। तो जो हमारा सबसे क्लीन यहाँ पे फ्यूल है वो हाइड्रोजन ही है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इन चारों में से हमें बताना है, न कि सिर्फ हमें हाइड्रोजन को ही बता देना है कि क्लीन फ्यूल है। तो जो 4 ऑप्शन दिया रहता है उन सभी को चेक करना पड़ता है कि कौन यहाँ पे फिट बैठेगा।